हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एज एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो जैसे कि हमने सेल एनवलप में लास्ट लेक्चर में हमने सेल वॉल को कंप्लीट किया था। अगला जो अपना लेक्चर होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो सेल्स है उसमें सभी में आपको देखने को मिलेगी। मतलब कह सकते हैं कि सभी कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उपस्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो अपना लेक्चर होगा वो 3 या 4 क्लास में कंप्लीट होगा। इसमें हम सबसे पहला जो लेक्चर होगा वो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में हम जनरल स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को देखते हुए अपना इसके बाद में जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें मॉडल्स पढ़ेंगे। मॉडल्स की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में को टोटल 7 मॉडल्स आपको पढ़ने हैं। 7 मॉडल्स जो है उनको इवोल्यूशन के किस प्रकार उनका इवोल्यूशन हुआ है, मतलब सबसे पुराना मॉडल और फिर जो अभी एडवांस है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है सिंगर निकोलसन 1972। तो ये जो प्रिमिटिव से एडवांस की ओर हम एक सीक्वेंस से ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आपको जो 7 मॉडल्स हैं उनकी सीक्वेंस से आपको अगर सीक्वेंस चेंज हो गए तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है, सीक्वेंस से 7 के 7 मॉडल आपको डिस्कस करने हैं। एक एक मॉडल्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एक जो सबसे प्रिमिटिव था उससे एक एडवांस मॉडल कैसे आया, उसकी चीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो अपना अभी लेटेस्ट और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है 1972 सिंगर निकोलसन वाला जो मॉडल है, यूनिवर्सल उसको माना जाता है, लेटेस्ट मॉडल है नो डाउट। तो उसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, एक पूरा लेक्चर उस मॉडल्स में लगेगा। इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शन है उनको डिस्कस करेंगे। इस प्रकार कह सकते हैं कि 3 से 4 लेक्चर में अपना सेल वॉल बीएससी के एमएससी के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन ध्यान रखना, जो सेल मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, प्लाज्मा लेमा कहा जाता है और आपकी बायो मेम्ब्रेन कहा जाता है। बायो मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैविक कोशिका झिल्ली, मतलब सभी जीवित कोशिकाओं में सबसे बाहरी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसको बायो मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करें तो प्लाज्मा जो अंदर का लिक्विड कंटेंट है उसको जो घेर कर रखने वाली जो बाहरी एक थिन लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है मतलब अंदर का जितना भी लिक्विड कंटेंट है उसको एक बाउंड करके जो झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा को बाउंड करती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। मैंने आपको बताया था सेल थ्योरी में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे टी स्वान, उन्होंने बताया था स्लाइडेन, उन्होंने बताया था कि जंतु कोशिकाओं के सबसे बाहर की ओर क्या होती है, ये एक झिल्ली होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल थ्योरी में हम उनको डिटेल से स्टडी किया था। ठीक है, ये हो गई। अब हम एक एक जो इसके मेन पॉइंट है उनको हम स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि सेल मेम्ब्रेन इज द कवरिंग लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन ऑल बायोलॉजिकल सेल। मतलब कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कोशिका की सबसे बाहरी कवरिंग होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और जो कि सभी जैविक कोशिकाओं में आपको देखने को मिलती है और साइटोप्लाज्म को घेर के रखती है। ठीक है, ये हो जाएगा। सेकंड जो अपना पॉइंट होगा वो होगा कि सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोटिक, चाहे वो प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया हो, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, सभी में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उपस्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल है उसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उपस्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सेल वॉल, तो सेल वॉल ध्यान रखना, सेल वॉल एनिमेलिया में नहीं होगी, मतलब एनिमल्स में नहीं होगी, और एक माइकोप्लाज्मा जो है उसमें सेल वॉल की
एब्सेंस आपको देखने को मिलती है। बाकी हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकेरियोटिक कोशिका हो, उसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करें कि जो अगला अपना पॉइंट होगा वो होगा कि टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय सी नेगेली एंड क्रेमर। दो साइंटिस्ट हुआ करते थे, सी नेगेली ने एक चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन और आता है कि सी नेगेली ने जो टिश्यू ट्रम जो है वो भी किसने दिया था, सी नेगेली ने ही दिया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये चाहे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन जो ट्रम है वो सी नेगेली और क्रेमर दो साइंटिस्ट हुआ करते थे। 1855 में इन्होंने सेल मेम्ब्रेन ट्रम दी थी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो हो जाएगा ट्रम प्लाज्मा लेमा मतलब प्लाज्मा को घेर कर रखने वाली झिल्ली, प्लाज्मा लेमा। ये जो ट्रम है ये किसके द्वारा दी गई थी, जेक्यू प्लोव, साइंटिस्ट हुआ करते थे जेक्यू प्लोव, इन्होंने 1931 में ये दी थी। तो सेल मेम्ब्रेन ट्रम तो दी थी सी नेगेली और क्रेमर ने, और जो ये प्लाज्मा लेमा ट्रम है ये दी थी जेक्यू प्लोव ने 1931 में। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट हो जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, बायोमेम्ब्रेन एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ अच्छे से। यूनिट मेम्ब्रेन एक मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने 1959 में। इस मॉडल्स की स्टडी करेंगे, उसके बेस पे इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा गया है। ठीक है, मतलब कुछ हद तक उसको एक्सेप्ट मॉडल आप मान सकते हो। ठीक है, बाकी लेटेस्ट तो अपना फ्लूइड मोजेक मॉडल है जो 1972 में सिंगर निकोलसन के द्वारा दिया गया था। अगला जो अपना लास्ट पॉइंट होगा इसमें ये होगा कि सेल मेम्ब्रेन इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल बिकॉज इट रेगुलेट ट्रांसपोर्ट टू अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट। ये बहुत ही इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का चाहे आप वो आयंस ले लो, मॉलिक्यूल्स ले लो, उनका ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर कैसे होता है, इसमें इसका मेन रोल होता है। इसलिए इसको आप एक मोस्ट सेल ऑर्गेनल मान सकते हो। तो हमने ये कुछ बेसिक इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा, एक बार आप देखिएगा। आगे इसके बारे में कुछ जनरल जो पॉइंट है उनकी स्टडी करते हैं। तो ठीक है, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, इट इज़ ए बायोलॉजिकल थिन इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक चीज़ ध्यान रखने का, कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है आपका, इसको ध्यान रखिएगा आप, सेलेक्टिवली परमिएबल। कई स्टूडेंट गलती करके आते हैं, आपको आंसर में वहाँ सेमी परमिएबल भी मिलेगा, सेमी परमिएबल नहीं, ये सेलेक्टिवली मतलब इसका जो ट्रांसपोर्टेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये सिलेक्ट कर करके मॉलिक्यूल को आगे ट्रांसफ़र करती है। तो इसको जो है ना ये चीज़ ध्यान रखना आपकी, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इट इज़ बायोलॉजिकल थिन, पतली होती है, इलास्टिक, मैंने बताया था आपको सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल क्या होती है, नॉन इलास्टिक होती है, उसमें प्रत्यास्थता बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेकेंडरी वॉल है उसमें सुबेरिन, लिग्निन, क्यूटिन ऐसे जो सब्सटेंस उनका जमा हो जाने के कारण, डिकम्पोजिशन हो जाने के कारण वहाँ इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इलास्टिक होती है। तो ये भी क्या हो गया, एक सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके बेस पे, इलास्टिसिटी के बेस पे। फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, ठीक है, और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये चीज़ सिलेक्टिवली परमिएबल जो है ये आप ध्यान रखिएगा। अगला जो है इसकी अगर थिकनेस की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन का जो मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और जो इसके बाद में जो लेटेस्ट और वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है फ्लूइड मोजेक मॉडल 1972 जो सिंगर निकोलसन के द्वारा दिया गया है, उसमें अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इसकी थिकनेस जो होती है, इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम। देखते हैं कैसा क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो उसमें होता है कि एक तो दो जो प्रोटीन लेयर होती है उसके मिड में आपको मिलेगी लिपिड बाइलेयर, जो मेनली किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की डिटेल स्टडी आगे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लिपिड की दो लेयर के मध्य क्या होता है, लिपिड की बाई लेयर होती है, जो मेनली किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की बनी होती है।
इसको आगे अच्छे से हम समझाएंगे आपको। तो ये एक प्रोटीन लेयर एक ये हो गई, एक प्रोटीन लेयर ये हो गई, और ये बीच में जो आपको दो लेयर दिख रही है बायोलिपिड लेयर दिखी है, मेनली फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। जो प्रोटीन की लेयर होती है 15 एंगस्ट्रॉम ये होती है, 15 ये होती है, और 45 एंगस्ट्रॉम 45 एंगस्ट्रॉम जो होती है ये लिपिड बाई लेयर होती है। तो 15 और 15 30 और ये 45, टोटल मिला के अगर हम बात करें तो ये 75 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस मानी जाती है। अगर एक एवरेज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कई बुक में वेरी कर सकता है कि 75 से 100 एंगस्ट्रॉम इसकी एवरेज थिकनेस मानी जाती है। तो ये था कुछ बेसिक। इसके बारे में एक दो पॉइंट और है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन में डिस्कस करने हैं। इसके बाद में अपना नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी मॉडल्स की। मॉडल्स को प्रिमिटिव टू एडवांस ऑर्डर में हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इनको देखिएगा, एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, हमने देख लिया था। अगला जो अपना पॉइंट होगा वो होगा इसमें कंपोजिशन। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन यहाँ इतना ब्रीफ में हम स्टडी नहीं करेंगे, मेन इसका देखेंगे आगे जब मॉडल्स होगा, जो अपना मोज़ेक मॉडल होगा उसमें लिपिड्स और प्रोटीन को अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे। लिपिड्स में हम जो मेन जो कंपोनेंट होता है लिपिड्स में वो फॉस्फोलिपिड होता है, उसको डिटेल स्टडी करेंगे। और प्रोटीन्स में 2 टाइप की प्रोटीन्स होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब परिधीय प्रोटीन और समाकलित प्रोटीन, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हम यहाँ एक मतलब सरल वे से अगर देख रहे हैं, आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लिपिड की अगर हम बात करें तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 40% तो क्या होता है आपका लिपिड्स होता है। इस लिपिड्स में भी मेन कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 58 से 59% जो आपका प्रोटीन्स इसमें मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा 1-2% आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो ये है कि दे आर फाउंड ऑन आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे कंबाइंड विथ लिपिड्स फॉर्मिंग ग्लाइकोलिपिड एंड विथ प्रोटीन फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन। यूँ कह सकता हूँ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस है उस पे इसकी प्रेजेंस आपको कार्बोहाइड्रेट की देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अगर बाइंड होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, ग्लाइकोलिपिड। अगर वही ये कार्बोहाइड्रेट जो है अगर प्रोटीन्स के साथ अगर कंबाइन होता है तो उसको आप बोलते हो ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अगला जो होगा, कार्बोहाइड्रेट हेल्प इन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन एंटीबॉडी एंड एंटीजन। मतलब कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन रोल प्ले करता है किसमें, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कोशिका से कोशिका जो पहचान होती है एंटीजन एंटीबॉडी। जैसे अगर कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन जो है, आप जो अपना इम्यूनोलॉजी जब स्टार्ट होगी उसमें डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है, ठीक है। फिर एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एंट्रेंस के एग्जाम में मेनली ये चीज़ पूछी जाती है कि सैलिसिलिक एसिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर रिकॉग्नाइजेशन। सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पहचान में एक मेन रोल प्ले करने वाला कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। एक नोट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन लिखी हुई है कि इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, यानी इरिथ्रोसाइट्स बोलते हो आरबीसी को, तो उसमें इट कंसिस्ट ऑफ द 40% लिपिड होता है और 55% जो होता है वो आपको प्रोटीन देखने को मिलती है ह्यूमन आरबीसी रेड बोन मैरो सेल्स में। आपको ये डेटा आपको एज इट इज़ याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आज के लेक्चर में अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो देखा था। अपना नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मॉडल्स को, जो अपने 7 मॉडल्स है 7 मॉडल्स है, उनको हम प्रिमिटिव से उनके इवोल्यूशन के बेस पे प्रिमिटिव टू एडवांस हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना देख लिया, आगे अगले लेक्चर में मिलते हैं मॉडल्स के साथ। थैंक यू।